कभी सोचा है कि विधानसभा में हमारे चुने हुए विधायक या विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलए या एमएलसी क्या वाकई कुछ भी कह सकते हैं? क्या सरकार की तीखी आलोचना करने पर उन पर मानहानि का मुकदमा हो सकता है? या फिर मान लीजिए सदन चल रहा है, तो क्या उन्हें किसी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है? ये सवाल हमें सीधे भारतीय संविधान के एक बेहद जरूरी लेकिन शायद कम चर्चित अनुच्छेद की तरफ ले जाते हैं। आज हम संविधान के अनुच्छेद 184 पर विस्तार से बात करेंगे। यही वो अनुच्छेद है जो राज्य विधानमंडलों मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स के सदस्यों की शक्तियों, उनके विशेष अधिकारों, विशेषाधिकारों और कुछ मामलों में मिलने वाली कानूनी छूट, इम्यूनिटीज, उनको तय करता है। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी अनुच्छेद 184 के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि विधायकों को ये खास अधिकार क्यों दिए गए हैं, इनका मतलब क्या है और आज के भारत में ये कितने प्रासंगिक हैं। इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि कैसे ये अधिकार लोकतंत्र के लिए जरूरी तो हैं, पर कभी-कभी इन पर सवाल भी उठते हैं। चलिए इसी संतुलन और तनाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यही है कि विधायकों को ये जो विशेष आज़ादी और सुरक्षा मिलती है वो आती कहाँ से है? इसका सीधा जवाब अनुच्छेद 184 में है। ये अनुच्छेद कहता क्या है? बिल्कुल। देखिए, अनुच्छेद 184 बहुत सीधी सी बात कहता है। ये कहता है कि जब तक राज्य का विधानमंडल खुद कानून बनाकर अपने सदस्यों के लिए शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां तय नहीं कर लेता, तब तक उसके सदस्यों को यानी एमएलएज और एमएलसीज को वही शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हासिल होंगी जो भारत की संसद के सदस्यों यानी एमपीज को अनुच्छेद 105 के तहत मिली हुई हैं। अच्छा, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य के विधायक और विधान पार्षद अपने अधिकारों के मामले में मिनी एमपी जैसे हो गए, जब तक उनका राज्य खुद कोई अलग कानून न बना दे। हाँ, आप कह सकते हैं। और ये विशेषाधिकार कोई छोटे मोटे नहीं है। इनमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जानी मानी है भाषण की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि सदन के अंदर विधानसभा या विधान परिषद में किसी सदस्य ने कुछ भी कहा हो या किसी भी तरह से वोट दिया हो, उस पर भारत की किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। वो सदन के पटल पर कही गई बात के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सदन में वो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं बिना किसी कानूनी डर के। बिल्कुल, और यही इसका उद्देश्य भी है। दूसरा बड़ा विशेषाधिकार है गिरफ्तारी से उन्मुक्ति। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये छूट सिर्फ दीवानी यानी सिविल मामलों में है, आपराधिक मामलों में नहीं। अच्छा, सिर्फ सिविल मामलों में? जी, क्रिमिनल में नहीं? जी हाँ। और ये छूट कब मिलती है? विधानमंडल के सत्र के दौरान, और इतना ही नहीं, सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक। इस पूरी अवधि में किसी सदस्य को सिविल मामले में जैसे पैसे के लेन देन या संपत्ति विवाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक? अरे, ये तो काफी लंबा समय, ऐसा क्यों? हाँ, इसके पीछे सोच ये है कि सदस्य बिना किसी बाधा या दबाव के सत्र में शामिल हो सकें और अपने विधायी कर्तव्यों को निभा सकें। अगर सत्र के ठीक पहले या बाद में उन्हें आसानी से दीवानी मामलों में गिरफ्तार किया जा सके तो हो सकता है कि वो सदन की कार्यवाही में प्रभावी ढंग से हिस्सा न ले पाएं। हालांकि फिर से याद दिला दूं, ये सुरक्षा गंभीर आपराधिक आरोपों पर लागू नहीं होती। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। और क्या विशेष अधिकार है? इसके अलावा सदन को अजनबियों को यानी जो सदस्य नहीं है उन्हें कार्यवाही से बाहर रखने का अधिकार है। जरूरत पड़ने पर सदन गुप्त बैठक भी कर सकता है। और चौथा, सदन को अपनी आंतरिक कार्यवाही और प्रक्रिया को खुद विनियमित करने का अधिकार है। मतलब सदन कैसे चलेगा, उसके नियम क्या होंगे, ये तय करने का अधिकार मुख्यतः सदन का ही है। इसमें न्यायालय आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करता। ये सब अधिकार सुनने में तो काफी व्यापक लगते हैं। इनका असली मकसद क्या है? क्यों जरूरत पड़ी संविधान में शामिल करने की? इनका मकसद बहुत साफ है और लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। ये विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक और विधान पार्षद बिना किसी डर, दबाव या बाहरी हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और प्रभावशीलता से निभा सकें। सोचिए ना, अगर उन्हें सदन में सरकार की आलोचना करने पर मानहानि के मुकदमे का डर हो या किसी छोटे दीवानी मामले में सत्र के दौरान गिरफ्तारी का खतरा हो, तो क्या वे स्वतंत्र होकर जनता की आवाज उठा पाएंगे? शायद नहीं। हाँ, ये तो है।
तो ये विशेषाधिकार एक तरह से लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। ये सुनिश्चित करते हैं कि विधायिका जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, वो कार्यपालिका यानी सरकार या किसी और शक्तिशाली समूह के दबाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से काम कर सके। बहस हो, सवाल पूछे जाएं, नीतियों की चीरफाड़ हो, ये सब एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है और ये विशेषाधिकार इसी माहौल को बनाने में मदद करते हैं। ये समझना वाकई जरूरी है कि ये सिर्फ सदस्यों के व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है। लेकिन क्या ये हमेशा से भारतीय व्यवस्था का हिस्सा थे? मतलब संविधान बनाते समय इस पर क्या सोचती? हाँ, ये जानना दिलचस्प है। संविधान सभा में इस मुद्दे पर अच्छी खासी बहस हुई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात के प्रबल समर्थक थे कि राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को भी वही विशेषाधिकार मिलने चाहिए जो संसद सदस्यों को दिए जा रहे हैं। उनका तर्क था कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर संसद की स्वतंत्रता जरूरी है, उसी तरह राज्यों में विधानमंडलों की स्वतंत्रता भी उतनी ही अहम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अधिकार सदस्यों को किसी ऊंचे पायदान पर रखने के लिए नहीं, बल्कि उनके काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, ताकि वे बिना किसी भय के जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें। और क्या ये विचार कहीं और से प्रेरित था? मतलब कहीं और भी ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। ये अवधारणा काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय परंपरा से ली गई है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को सदियों से कुछ विशेषाधिकार मिलते रहे हैं, जिन्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहा जाता है। ये ऐतिहासिक रूप से इसलिए विकसित हुए ताकि संसद राजा या सरकार के दबाव से मुक्त होकर काम कर सके। भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसी मॉडल को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया। उन्होंने माना कि एक नए लोकतंत्र में विधायिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास और सिद्धांत की बात। लेकिन आज के समय में, मतलब 21वीं सदी में, अनुच्छेद 184 कितना मायने रखता है? क्या हमें असल जिंदगी में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं? निश्चित रूप से ये अनुच्छेद आज भी उतना ही प्रासंगिक है और विधायकों के लिए एक महत्वपूर्ण, आप कह सकती हैं, ढाल की तरह काम करता है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें हाल के कुछ वर्षों के उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे 2025 का एक मामला उत्तर प्रदेश का बताया गया है। वहां एक विधायक ने सदन के अंदर सरकार से जुड़े किसी कथित भ्रष्टाचार के मामले को उठाया। मामला काफी संवेदनशील था। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? कोई एक्शन हुआ उन पर? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये बात सदन के पटल पर कही थी। उन्हें अनुच्छेद 184 के तहत भाषण की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार प्राप्त था। इसलिए उनके उस भाषण के आधार पर उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, जैसे मानहानि का मुकदमा वगैरह, नहीं की जा सकी। ये दिखाता है कि कैसे विधायक गंभीर और असुविधाजनक मुद्दों को भी सदन में उठा सकते हैं, जिन्हें शायद वे बाहर उठाने में हिचके। समझा। और वो गिरफ्तारी से छूट वाले विशेषाधिकार का भी कोई उदाहरण है हाल का? हाँ, 2025 में ही महाराष्ट्र का एक उदाहरण है। वहाँ एक विधान परिषद सदस्य एमएलसी के खिलाफ कोई दीवानी मामला चल रहा था। जब विधान परिषद का सत्र चल रहा था, उसी दौरान उन्हें उस दीवानी मामले में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ओहो। सत्र के दौरान। जी हाँ। लेकिन क्योंकि सत्र जारी था और अनुच्छेद 184 के तहत उन्हें दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त थी, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से रोका गया। ये विशेषाधिकार के सीधे इस्तेमाल का एक स्पष्ट उदाहरण है। अच्छा, ये तो हुए विशेषाधिकारों के इस्तेमाल के उदाहरण। लेकिन अक्सर इन पर विवाद भी तो होता है। ऐसी बातें भी उठती हैं कि कहीं इनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। कि ऐसी भी स्थितियां बनी हैं जहां मामला अदालत तक पहुंचा हो? बिल्कुल, और यहीं पर ये मुद्दा थोड़ा जटिल हो जाता है। विशेषाधिकार जरूरी है, लेकिन इनके दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है और इसी संतुलन को लेकर बहस होती है। स्रोत 2024 में पंजाब के घटना का जिक्र करते हैं। वहां कथित तौर पर किसी प्रक्रियात्मक मुद्दे पर एक विधायक को सदन से बाहर निकाल दिया गया था। मामला शायद सदन की अपनी शक्तियों के प्रयोग और सदस्य के अधिकारों के बीच टकराव का था। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप किया है या टिप्पणी की है, खासकर तब जब प्रक्रिया का पालन न हुआ हो या मामला मौलिक अधिकारों के हनन से जुड़ जाए। यानी कोर्ट भी नजर रखता है इन पर?
हाँ, कुछ हद तक। साथ ही 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य संदर्भ में ये बात जोर देकर कही थी कि संसदीय या विधायी विशेषाधिकार लोकतंत्र के कामकाज के लिए मौलिक है, लेकिन ये असीमित नहीं है। इनका इस्तेमाल सद्भावनापूर्वक और जनहित में होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत बचाव के लिए या जवाबदेही से बचने के लिए। अदालतें बार बार इस संतुलन की जरूरत पर जोर देती आई हैं। एक और दिलचस्प मामला केरल का बताया गया था, वो क्या था? वो शायद भाषण की स्वतंत्रता से जुड़ा था, है ना? हाँ, केरल का 2024 का मामला काफी महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है कि ये विशेषाधिकार कैसे काम करते हैं जब उनकी वाकई जरूरत पड़ती है। हुआ ये था कि केरल विधानसभा में बजट पर बहस चल रही थी। एक विपक्षी विधायक ने भाषण देते हुए सरकार पर किसी बड़े कथित घोटाले में शामिल होने का सीधा आरोप लगा दिया। ओहो, जाहिर है सरकार को ये बात पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। सरकार ने इसे अपनी मानहानि माना और उस विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की। लेकिन यहीं पर विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। स्पीकर को सदन के विशेषाधिकारों का संरक्षक माना जाता है। उन्होंने मामले का संज्ञान लिया और अनुच्छेद 184 के तहत विधायक को मिली भाषण की स्वतंत्रता का हवाला दिया। तो क्या स्पीकर ने मुकदमे की इजाजत नहीं की? सही। स्पीकर ने कहा कि सदस्य ने जो भी कहा वो सदन की कार्यवाही के दौरान कहा और उन्हें ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए उनके खिलाफ उस भाषण के आधार पर मानहानि की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामला वहीं खारिज हो गया। अच्छा, ये मामला बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे अनुच्छेद 184 विधायकों को सरकार की तीखी आलोचना करने या संवेदनशील मुद्दों पर भी बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के बोलने का अवसर देता है। कई विश्लेषकों ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, क्योंकि ये विधायिका की कार्यपालिका पर निगरानी रखने की शक्ति को पुष्ट करता है। अगर ये संरक्षण न होता तो शायद वो विधायक इतने गंभीर आरोप लगाने से कतराते। हाँ, ये केरल वाला उदाहरण तो वाकई प्रभावी है। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि ये विशेषाधिकार तब तक संसद जैसे रहेंगे जब तक राज्य खुद कानून न बना ले। तो क्या राज्यों ने अपने कानून बनाए हैं इस पर? हाँ, ये एक अहम सवाल है। अनुच्छेद 184 ये विकल्प देता है और कई राज्यों ने इस विकल्प का इस्तेमाल करते हुए अपने विधानमंडलों की प्रक्रिया और सदस्यों की विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध मतलब कोडिफाई करने के लिए बाकायदा कानून पारित किए हैं। तो क्या उन कानूनों में कुछ अलग है? क्या राज्यों ने संसद से कुछ अलग विशेषाधिकार तय किए हैं? दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर राज्यों ने जो कानून बनाए हैं वे मोटे तौर पर उन्हीं विशेषाधिकारों को दोहराते हैं जो संसद सदस्यों के लिए अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं। यानी भाषण की स्वतंत्रता, दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, सदन की आंतरिक स्वायत्ता, ये मूल सिद्धांत लगभग सभी जगह समान है। ऐसा शायद ही कोई राज्य है जिसने मौलिक रूप से कोई नया या बहुत अलग किस्म का विशेषाधिकार अपने सदस्यों के लिए गढ़ा हो। तो व्यवहार में संविधान में जो परिकल्पना की गई थी वही काफी हद तक आज भी लागू है। ठीक है। तो हमने अनुच्छेद 184 को समझा, उसके तहत मिलने वाले मुख्य विशेषाधिकार देखे, उनका उद्देश्य और ऐतिहासिक संदर्भ जाना और कुछ हालिया उदाहरणों पर भी बात की। अब अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? ये सारी जानकारी हमारे लिए मतलब एक आम नागरिक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इसका निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 184 भारतीय लोकतंत्र के ताने बाने का एक महत्वपूर्ण धागा है। ये सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र के कामकाज की गुणवत्ता से जुड़ा है। ये विशेषाधिकार, जैसा हमने बार बार कहा, विधायकों या एमएलसीज के व्यक्तिगत ऐशो आराम के लिए नहीं है। ये इसलिए दिए गए हैं ताकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वे किसी भी दल के हों, वास्तव में प्रतिनिधि बन सकें। ये बिना किसी डर या बाहरी दबाव के विधायिका में हमारी आवाज उठा सकें, सरकार के कामकाज पर सवाल कर सकें, नीतियों पर खुलकर बहस कर सकें और कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकें। ये उनकी क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए है। अगर ये सुरक्षा कवच न हो तो विधायिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है और कार्यपालिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। सही बात है। इसलिए ये समझना हम सबके लिए जरूरी है। ये सिर्फ कानून की या संविधान की बात नहीं है, ये इस बात से जुड़ा है कि हमारा लोकतंत्र कितना जीवंत और प्रभावी है। जब हम इन विशेषाधिकारों को समझते हैं तो हम ये भी बेहतर समझ पाते हैं कि हमारे प्रतिनिधियों से क्या उम्मीद की जानी चाहिए और वे किन परिस्थितियों में काम करते हैं।
साथ ही हम इस बात पर भी नजर रख सकते हैं कि इन अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो एक तरह से अनुच्छेद 184 राज्य विधानमंडल के सदस्यों को वो जरूरी मंच और सुरक्षा देता है जहां वे बिना किसी खौफ के जनहित के मुद्दे उठा सकें, बहस कर सकें। ये सदन की अपनी गरिमा और स्वायत्तता को भी बनाए रखने में मदद करता है। एकदम सही। ये विधायी कामकाज के लिए एक जरूरी सुरक्षित स्थान, एक सेफ स्पेस बनाता है। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इशारा किया है और जैसा कि लोकतंत्र की मूल भावना भी है, इस शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है, न कि व्यक्तिगत जवाबदेही से बचना या कानून का मजाक उड़ाना। इसलिए इनका इस्तेमाल हमेशा जनहित में और पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। संतुलन साधना यहाँ सबसे अहम है। हाँ, ये संतुलन वाली बात वाकई सोचने लायक है। और यहीं पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है। हम मानते हैं कि ये विशेषाधिकार विधायकों को सार्वजनिक हित में बोलने और काम करने के लिए जरूरी सुरक्षा देते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी सीमा या स्थिति हो सकती है जहां सार्वजनिक जवाबदेही, खासकर गंभीर कदाचार या आपराधिक मामलों में, इन विशेषाधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए? विशेषाधिकारों के इस कवच और एक नागरिक के तौर पर या कानून के समक्ष सबकी बराबरी सिद्धांत के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? क्या मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है या इसमें किसी बदलाव की जरूरत है? ये सवाल भविष्य की बहसों के लिए खुला है।